क्या आप स्टोन पेल्टर पैदा करना चाहते हैं? क्या आप टेररिस्ट अल-कायदा आईसिस बनाना चाहते हैं? क्या आप आने वाला भारत में ऐसे बच्चों को चाहते हैं दुश्मनों से मिलके इस भारत को गजवाए हिंद करना है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब पहला एक ग्रुप पकड़ा तो AK-47 JNK पुलिस ने देखी नहीं। आर्मी से पता चला कि ये AK-47 हथियार है, तो मैंने इंजर्ड लोगों को उसमें डाला कि उनको कहा इनको उधमपुर ले जाओ, बेस हॉस्पिटल या जम्मू ले जाओ। लेकिन पायलट कह रहा था आप भी साथ आओ। मैंने कहा नहीं, आप इनको इंजर्ड को ले जाओ। इतनी देर में को पायलट को गोली लगी। JNK पुलिस के 1700 लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। 45,000 लोगों की जानें गई हैं JNK में। Hello everyone, welcome to the Jay and Bharat show. Today I'm extremely delighted to have Mr. Shays Paul Wed, sir, retired DGP of the Indian Police Services. Sir, it's a huge honor for me to have you on the show. I'm truly grateful, sir. Thank you so much for being on the show. थैंक यू जय, थैंक यू। तो सर हम बात करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत में। सर आप अपने अर्ली डेज के बारे में बताएंगे? आपका सर अपब्रिंगिंग, आपका थॉट प्रोसेस इन योर यंगर डेज कैसा था? व्हाई डिड यू चूज पुलिस सर्विसेज, ऐसा ही कुछ? I actually belong to district Kathua of Jammu, Kashmir. There is a village known as Mahanpur. Basoli Tehsil is adjoining Pathankot of Punjab. So I hail from there. So I had an initial schooling, वहीं पर schooling हुई हमारी। ठीक सर। और उधर 10th तक पढ़े। उसके बाद जम्मू में गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल कॉलेज यहाँ है, फेमस कॉलेज है, तो उसमें 12th तक पढ़े। उसके बाद आई वेंट टू चेन्नई फॉर डिग्री इन वेटनरी साइंसेस एंड वो 83-84 में कंप्लीट किया। उसके बाद जस्ट देयर वाज ए लॉट ऑफ देयर वाज एन एम्बिशन कि मुझे किसी तरीके से सिविल सर्वेंट बनना है। सिविल सर्वेंट, ओके। दैट्स व्हाट, उसी से मोटिवेशन मिली। और पता मुझे मालूम भी नहीं था कि IAS और IPS का क्या मतलब होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई वाज इन कॉलेज। यस सर। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, लेकिन डेस्टिनी ने लेना था। आई थिंक आई एम ए बिलीवर इन डेस्टिनी। आई थिंक डेस्टिनी ने लेना था और ये सारे कर्म करवाने थे। तो चेन्नई में मुझे कुछ ऐसा माहौल मिल गया, लाइब्रेरीज थी, दोस्त ऐसे थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू की। और फिर मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 84-85 में अपेयर हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेंट्रल सर्विसेज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आया, जिसमें आई मेट माई वाइफ। Okay. शी इज़ आल्सो फ्रॉम द अलाइड सर्विसेज। एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट इनटू IPS एंड गॉट माय होम कार्डर। जब अपना कार्डर मिला तो आई फिर थॉट तो बहुत इससे बढ़िया क्या हो बिल्कुल। सकता है, टू सर्व योर ओन पीपल। राइट। अपने लोगों का दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। तो फिर देन आई डिड नॉट अपेयर अगेन। तो मुझे JNK कार्डर मिला बिकॉज मेरिट में थोड़ा डेफिनेटली हाई था। IPS में टॉप पहले 5-7 में आता था, तो JNK कार्डर मिल गया। लेकिन ये है कि हमारे JNK बहुत पीसफुल स्टेट थी पहले। यहाँ इतने कत्ल टेररिज्म तो था नहीं, नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही हमारे चरण गिरे और हालात बिगड़ने लगे। तो इनफैक्ट उस वक़्त जब हम सर्विस में आए तो उस वक़्त पंजाब में हालात बहुत ख़राब पंजाब थे। में हालत अगर बहुत आपको खराब, याद होगा, राइट। पंजाब में 80s में बहुत बुरे हालात थे। तो तब इनफैक्ट हम एक ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको बता दूं, पंजाब हमारी अटैचमेंट हुई पंजाब पुलिस के साथ जब हमने बेसिक ट्रेनिंग जो है नेशनल पुलिस एकेडमी में करने के बाद हम यहाँ पंजाब में अटैचमेंट भी की। उसके बाद JNK कार्डर मिला। तो सर अगर हम बात करें आपकी पुलिस करियर की, सर
आप सर 1990 से अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, while you were सर्विंग एज एन आईपीएस ऑफिसर इन द स्टेट, तो सर कैसे हालत थे उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के, जब ये मास एक्सोडस चल रहा था? बिकॉज यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी इटसेल्फ. तो जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने आए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 87 में, तो हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन उन्हीं दिनों ये कश्मीर में 88 89 में हालात बिगड़ने शुरू हो गए, और जो ऑपरेशन टोपैक पाकिस्तान की डीप स्टेट ने कंसीव किया था, ऑपरेशन टोपैक था कि पाकिस्तान ने पहले बड़ी बार कोशिश की है कश्मीर में, अगर आपको याद होगा 47 में, 65 में, 71 में कश्मीर को हथियाने के लिए बहुत कोशिशें की। 47 में रेडर्स भेजे गए जिन्होंने बहुत कश्मीरी लोगों पर ज्यादतियाँ की, उसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स थे। और 65 में भी इस तरह की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से अटैक करने के लिए काफ़ी जो कवालीस थे उनको भेजा। और 71 में भी आप जानते हैं, तो पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि हम कश्मीर जो है वो ले नहीं सकते भारत से। भारत जिनको हम बाहर से भेजते हैं पाकिस्तान से, तो वो कामयाब नहीं होते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान का प्लान फेल हो जाता है। 47 में भी फेल हो गया, 65 में भी फेल। तो उन्होंने ऑपरेशन टोपैक, जब जनरल ज़िया उल हक था वहाँ, आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटर था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसने उसके दौरान जो वहाँ की पाकिस्तान की डीप स्टेट थी, उसने कंसीव किया एक प्लान कि इस बार ऑपरेशन टोपैक में हम कश्मीर के लड़कों को पाकिस्तान ले जाएंगे, बजाय पाकिस्तान से भेजने के। उनको रेडिकलाइज करेंगे, उनको जिहादी माइंड बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे, और कश्मीर में वापस पंप इन करके और उनको बोलेंगे कि वहाँ उग्रवाद शुरू करो, वहाँ हालात बिल्कुल बिगाड़ो, इंटरनल टर्मोइल करो। और उनको कहा गया, और वही किया उन्होंने, और उनको कहा गया कि हम पीछे से पाकिस्तान की फ़ौज आपकी मदद के लिए आएगी। ये हमको बहुत सारे जो टेररिस्टों को हमने इंटरोगेट किया, उनकी बातों से लगता था कि हमें ट्रेनिंग में बताया गया पाकिस्तान में कि हाँ, आप ये सारा शुरू करो, पाकिस्तान की फ़ौज आएगी। पाकिस्तान की फ़ौज नहीं आनी थी, वो हमको मालूम था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल हैं। उनको मालूम है वो दे कैन नॉट फेस इंडियन आर्मी, उनके उनके बस का नहीं है। और जितनी भी जंगें हुई हैं वो उन्होंने मुंह की खाई है भारत की सेना से, चाहे उस 47 हो, 65 हो, 71 हो, आपको पता है रिजल्ट। हालांकि वो अपने लोगों को बताते हैं कि हमने, झूठ बोलते हैं कि हाँ. हमने जीता। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये सारा शुरू सिर्फ उसी वक्त किया, ये ऑपरेशन टोपैक के साथ। पाकिस्तान इस चीज़ पर 47 से ही काम कर रहा था। जब से ये पाकिस्तान का आइडिया उन्होंने कंसीव किया था, तब से ही वो कर रहे थे कि कश्मीर जहाँ लोग बड़े लिबरल थे, यहाँ वहाँ सूफी टाइप का इस्लाम प्रैक्टिस होता था, तो उन्होंने रेडिकलाइज करना और हार्ड लाइनर इस्लाम को प्रमोट करना 47 से शुरू किया था। उनका जो एक्शन प्लान था कश्मीर पर, वो शुरू से लगा हुआ था। लेकिन ये वाला जो बवाल पिछले 30-35 सालों से आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन टोपैक के तहत किया गया, और उसमें लड़कों को यहाँ से लिया गया, और हमने उनको मौका दे दिया 87 की इलेक्शन में कुछ बंगलिंग करके। इट इज़ सो अलेज्ड बाय पीपल। उस वक्त के लोग कहते हैं कि 1987 की जो इलेक्शन हुई उसमें बंगलिंग की गई, और उसमें एक्चुअली कांग्रेस और एनसी दोनों मिल गए। उस वक्त राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट के, और ये यहाँ फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। तो
वो दोनों दोस्त भी थे और आपस में उनकी बनती थी और दोनों ने हाथ मिला लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अपोजिशन की स्पेस थी वो खाली हो गई। उसको ऑक्युपाई करने के लिए जमात इस्लामी बैक्ड ये एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, मफ उसको बोलते थे, वो खड़ा हुआ। तो उसको जीत लड़ने देना चाहिए था। कितनी सीटें ले जाते, 2 4 5 राइट। 7, लेकिन उस वक्त ये कहा जाता है, एलाइज किया जाता है कि उनके कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती की गई। उनको कईयों को उस दिन, उस वक्त के कुछ लोग कहते हैं कि मुहिद्दीन शाह एक फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते थे, उन्होंने ये जो सलाउद्दीन है इसको अरेस्ट करवाया, पिटाई करवाई, ये बातें की जाती हैं। और इस बंगलिंग ने हमने बना बनाया ग्राउंड जो पाकिस्तान ऑलरेडी सोच रहा था दे दिया, क्योंकि यहाँ आपको लोगों को लगा कि हम बैलेट से तो जीत ही नहीं सकते, राइट। तो व्हाई नॉट पिक अप गन। गन्स। तो आपने उनको एक बहाना दे दिया और वही पाकिस्तान सोच रहा था। तो फिर यहाँ से लड़के गए पार, उनको रेडिकलाइज किया पाकिस्तान ने और भारत के खिलाफ बोला कि आपको यहाँ जीने नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह, जो भारत के खिलाफ राइट सर। प्रोपेगेंडा होता है। और वहाँ के लड़कों को तैयार किया, उनको हथियार ट्रेनिंग देकर इंडिया में डाला। और शुरू शुरू में तो JNK पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। JNK पुलिस क्या, कोई भी पुलिस कोई का भी एक्चुअली काम क्या होता है? जो कहीं चोरी हो गई, कहीं कत्ल हो गया, कहीं रेप हो गया, केस को इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस कलेक्ट करना और कोर्ट के सामने पेश करना। नॉर्मल राइट। पुलिसिंग का यही काम होता है। तो JNK पुलिस भी इसी तरह की थी। और ये एक वॉर थी जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया, एक कोवर्ड वॉर थी। उसके लिए तैयार नहीं थे मेंटली। तो एकदम 88 में बम ब्लास्ट होने लगे, अटैक होने लगे, जलसे जुलूस होने लगे, बहुत सारे प्रोसेशन निकलते थे, पूरा कश्मीर सड़कों पे आ गया, बवाल होने लगा। तो हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट, क्योंकि उस वक्त गवर्नर जगमोहन गवर्नर, उनको दूसरी बार गवर्नर लगाया। फारूक अब्दुल्ला साहब की उनके साथ नहीं बनती थी, क्योंकि जो उनका पिछला टेन्यूर था उसमें जगमोहन जब पिछले टर्म में गवर्नर थे, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट को डिसमिस किया था। तो फारूक अब्दुल्ला उनको कभी एक आंख नहीं बांधते थे, उनको जगमोहन नहीं बांधते थे। तो फारूक अब्दुल्ला साहब जब ये बवाल हो रहा था जनवरी 1990 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब उस वक्त आई थिंक BP सिंह साहब की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे मुफ्ती सैयद जो यहाँ महबूबा मुफ्ती हैं उनके फादर होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जगमोहन अपनी पहली टेन्योर में बहुत पॉपुलर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको दोबारा गवर्नर लगा दिया। और उस प्रोटेस्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिज़ाइन कर दिया और वो लंदन चले गए। तो यहाँ टोटल बवाल हो गया, गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर गया और एकदम उधर से रुबैया सैयद का किडनैपिंग हुआ, उसकी छुड़ाने के लिए 5 टेररिस्टों को छोड़ा गया, जिसमें यासीन मलिक और ये लोग थे। और जो पहला बैच आया था 70 लोगों का, उनको मैक्सिमम को JNK पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो किस वजह से उनको छोड़ दिया गया ये मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल ब्लंडर था। फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट तो यहाँ की थी, उनको नेचुरली लोकल लोगों से वोट लेने हैं, लोकल लोगों को अपनी साइड में रखना है, तो वो तो चलो लोकल अपील कर, लोकल लोग उनको अप्रोच करते होंगे कि हमारे बच्चों से गलती होगी, इनको माफ़ कर दीजिए। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी दिल्ली में, उनको तो रियलाइज़ करना चाहिए था कि भारत के खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश हो रही है और पाकिस्तान आपका स्वोन एनिमी है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो आप जो जिनको उन्होंने ट्रेन किया और अंदर भेजा बवाल करने के लिए, आप अगर पुलिस उनको पकड़ती आप छोड़ देते हो। तो भारत सरकार की मैं समझता हूँ ज़्यादा गलती है
देन डॉक्टर फारूक गलती, उसको वो नहीं छोड़ने देना चाहिए सर था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी बार अंडर द रेडार आते हैं लोगों के, कि पीपल क्रिटिसाइज कि आप इंडियन नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो। वो काफ़ी बार बोलते हैं कि आई एम नॉट ए पाकिस्तानी, आई एम इंडियन। आपको सर क्या लगता है, उनका जब उनकी गवर्नमेंट थी इन जे एंड के एट दैट टाइम, उनका क्या रोल रहा सर इस होल जेनोसाइड में? देखो डू यू थिंक ही वाज गिल्टी एज पीपल चार्ज हिम ऑफ? देखो ऐसा है, पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग एक दूसरे के खिलाफ चलती है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर आई हैव यस, वर्कड विद हिम यस। अंडर ही वाज आवर चीफ मिनिस्टर, आई वाज DIG Jammu with him, DIG Baramulla with him, then in different capacities. Yes, sir, I've read it all. He was very supportive of police. He बहुत was. बहुत हमको कभी भी नहीं रोका किसी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, किसी किलिंग ऑफ फॉरेन टेररिस्ट, कभी भी। इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव थे पुलिस के, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोगों का हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऑपरेशंस में हमें कभी भी नहीं करते, वो बिल्कुल सपोर्ट करते थे। और JNK पुलिस को ख़ास तौर पर काफ़ी उन्होंने साथ। बाकी पॉलिटिक्स वो क्या खेलते हैं, मुझे उस ना मुझे पॉलिटिक्स की समझ है, ना मुझे इतना उसके बारे में मालूम है। हाँ, लोग इतना ज़रूर कहते हैं कि जब वो यंग थे तो वो पाकिस्तान में जो JKLF बना, ही वाज फाउंडर मेंबर ऑफ दैट। अच्छा। जो पाकिस्तान में अमानुल्लाह खान पहले उसके प्रेसिडेंट, तो लोग ऐसा बोलते हैं। हो सकता वो सारी एलिगेशन सही हो, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, उसके बारे में सेंट्रल एजेंसीज जानती होंगी, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस JNK में काम करने में कोई किसी किस्म की रुकावट एंटी टेरर ऑपरेशन में नहीं आई। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत सपोर्टिव एंड पॉपुलर लीडर भी थे यहाँ। तो सर आपने जब 1990s में देखा एक्सोडस, तो सर क्या रियलिटीज देखी आपने उस टाइम पे देखो ये फ्रॉम योर ओन आईज? ये जब मैं बता रहा था, जब जगमोहन जी लगे और फारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन करके लंदन चले गए और यहाँ कोलैप्स कर गया सारा सिस्टम, यहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली बिल्कुल हेवायर हो गई, टोटल कोलैप्स कर गई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सिस्टम बिल्कुल इसके लिए ना तैयार था ना। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब पहला एक ग्रुप पकड़ा जो 70s का मैं बता रहा था, 70 का 88-89 में, तो AK-47 JNK पुलिस ने देखी नहीं थी। हमारे पास 303 राइफल होती, AK-47 पहली बार देखी। आर्मी से पता चला कि ये AK-47 हथियार है, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो लेकिन ये हालत उस वक्त JNK पुलिस की थी, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करना। और जो टेररिस्ट एकदम टेररिज्म इरप्ट हुआ, जब ये टेररिस्ट छोड़ दिए, रुबैया सैयद किडनैपिंग हो गई, इस तरह का, फिर वो जगह जगह आज़ादी के जुलूस निकलने लगे 90s में, और बहुत हर UNO जा रहे हैं जुलूस, यूनाइटेड नेशन रोज मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, और पूरा लाल चौक इस इलाके में पूरे बवाल होता था। रोज के 20 जगह पर फायरिंग होती थी, ग्रेनेड फट रहे हैं, दर्जनों लोग मर जाते थे रोज। टेररिस्टों के साथ 20 जगह पर एनकाउंटर होते थे, बहुत सारे, मतलब पूरा कश्मीर इरप्ट हो गया था, इतनी बुरी हालत थी। सर आप कह रहे थे कि राजीव गांधी का इसमें बहुत बुरा रोल रहा है। हाँ, उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए था इन टेररिस्टों को। वही लोग बाद में कमांडर बने, सारे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके कमांडर बने। उनको छोड़ना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती थी। इसी तरह रुबैया सैयद की किडनैपिंग के बाद जो टेररिस्ट छोड़े गए, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद वहाँ जो जिस तरह सेलिब्रेशन हुई, उस तरह वहाँ के टेररिस्ट, तो वो कश्मीर में एक ऐसी फीलिंग गई कि हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट हैव ब्रॉट डाउन माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इट्स नीज। तो एक बहुत बड़ा वो। तो सर आप उसके सर फॉलोइंग एज में आप ये भी बताइए सर, जैसे एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग अटेम्प्ट हुआ था, जब असद मजूर को छोड़ना पड़ा एंड यू आर इन चार्ज ऑफ द होल ऑपरेशन, उस टाइम पे सर आपकी क्या, उस टाइम पे सर क्या इंसिडेंट था प्रिसाइसली, अगर आप लोगों को बताएं? बिकॉज वी हैड टू पे अ बिग प्राइस फॉर दैट हाईजैकिंग, हमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट। देखिए ऐसा है कि जब ये हाईजैकिंग हुई, ये काठमांडू से जहाज़ आ रहा था, इसको
दिल्ली आना था। इसको वहाँ से बीच में से हाईजैक किया गया और इसको उस वक़्त अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड करवाया और उसके बाद ये वहाँ अमृतसर एयरपोर्ट से जब ये लैंड किया तो ये इंफॉर्मेशन दिल्ली जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है जिसमें सीनियर अफसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं वो सभी वहाँ मिले। उनका नेचुरली ये उनकी ड्यूटी थी तो उसने फैसला लेना था कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शायद वो फैसला लेने में या देरी कर दी या वो ले नहीं पाए फैसला। और हालांकि वहाँ पंजाब के उस वक्त के डीजीपी का कहना कि हम कमांडोज के साथ रेडी हैं, हमें इजाज़त दी जाए इन स्टॉर्म करने के लिए, कमांडो एक्शन के लिए। एनएसजी दिल्ली से जो इस काम के लिए एक्सपर्ट एजेंसी है एनएसजी, उसको दिल्ली से फ्लाई करना था, उसमें डिले हो गई। वो आज की तरह नहीं है, आज वेरी वेल इक्विप्ड है, जहाज़ स्टैंड बाई होते हैं, वो फ़ौरन कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन वो उस वक़्त शायद उनको अभी पहुंचने में देरी थी, तो इतनी देर में इनको फैसला करना था कि स्टॉर्म करे पंजाब के कमांडोज। अब पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने टेररिज्म फेस किया है और वो इसमें बड़े, मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर रनवे ब्लॉक कर दिया जाता, वहाँ से टेक ऑफ नहीं करता, तो आपकी कंट्री के अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ से चला गया फिर आपके बस में नहीं है। फिर वो फिर दुबई गया, दुबई से वो चला गया, नहीं पहले लाहौर गया, फिर दुबई से उसके बाद वो चला गया कंधार। कंधार में तालिबान, वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान से भारत की बिल्कुल नहीं वो थी, आपस में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं थे। तो फिर ये सारा फेस करना पड़ा, एम्बेरसमेंट। मेरे देश के लिए सबसे, मैं समझता हूँ, शर्मनाक मोमेंट थी वो। और भारत, भगवान न करे ऐसा दिन दोबारा देखना पड़े। आज वही भारत सुपर पावर बनने के रास्ते में है। आज ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी और जो गवर्नमेंट की विल है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और उस वक़्त हालांकि मैंने सुना है कि ऑल पार्टी मीटिंग भी की, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, और उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, सोनिया गांधी जी, ये सभी लोग थे, आडवाणी जी सभी थे उसमें। लेकिन ये उसमें भी ये फैसला लिया गया कि कोई खून खराबे के बगैर सब कुछ उड़ाया जाए, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू डील विद टेररिज्म कुछ तो कुर्बानी देनी पड़े। आप इजराइल कुर्बानी सर, नहीं टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट टेररिस्ट सिंपैथाइजर रही है। आप देखिए आज इजराइल नहीं दे रहा है कि कुर्बानी, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो अगर स्टॉर्म किया जाता, 2 4 5 10 लोग मर जाते, क्या होता। लेकिन जिस आजर मसूद को मुझे कहा गया, कोट बलवाल जेल में था वो, उसको लाके एक स्पेशल प्लेन दिल्ली से सीनियर अफसर के साथ आया था, उसको हैंड ओवर करना था उनको, तो मैंने हैंड ओवर किया। और हमें मालूम था कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है और ये उसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाई और उस जैश ए मोहम्मद ने कितने ही अटैक भारत पे किए। 26/11 पंजाब, हमारा पार्लियामेंट पे अटैक, असेंबली पे अटैक, वो मेरे ख्याल हजारों की मौत का कारण बना। तो ऐसे आदमी को छोड़ने का मतलब नहीं। उसके बाद तो पुलिस, JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ने फैसला ही कर लिया कि ऐसे लोगों को पकड़ना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कि हम बार बार पकड़ के बार बार छोड़ दोगे, क्या फायदा। देयर इज नो रिटन ऑर्डर, बट वी डोंट कैच सच पीपल बिकॉज वो कोर्टों से ऑर्डर लाते हैं कि बिरयानी खिलाई जाए। आपने देखा वो मुंबई में जो हमला किया था और उसमें वो कसाब पकड़ा गया, और फिर क्या क्या ऑर्डर आते हैं इनको। ये जब हजरत बल पे हुआ तो आपकी अदालत कहती थी इनको कितनी कैलोरीज देनी है, क्या खिलाना है। तो हमने फिर ऐसे, बिकॉज वो यहाँ हमारे देश को बर्बाद करने और मारने, अपने लोगों को मारने, उनको तो डिफेंड करना है ना। मैं अपने लोगों को मरने थोड़ा दूंगा, अपने देश को बर्बाद थोड़ा होने दूंगा। फिर हमारा फौजी जवान, फौजी ऑफिसर्स वो यहाँ देश की सुरक्षा के लिए हैं। CAPF के ऑफिसर जवान
पुलिस जेएन के पुलिस के अफसर और जवान वो यहाँ अपने देश के लोगों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, भारत के लिए हैं। तो हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को हमने फिर मेरे ख्याल उनको बदतरहूरों के पास ही पहुंचाया। सर आपको लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट या फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट रही के टाइम पे इतना टाइम से फ्रॉम 1950 टू 19 टिल टू 2014 बेसिकली वो जानबूझ के ऐसे टेररिस्ट वगैरह को छोड़ रहे थे कि हाँ भाई खुली छूट, जैसे कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं कि हाँ भाई इनका ये इतना ख्याल रखो वगैरह वगैरह, लाइक दिस इज ऑल सिंपथाइजिंग, ये सिंपथी गेम खेल रहे हैं। प्लस आप इतनी मुश्किल से पकड़ो और ये बाद में रिलीज करा दें। तो आपको लगता है सर इनका जानबूझ के ऐसा विंडिक्टिव रोल रहा है इस चीज में? देखो एक वोट बैंक दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यस, या वोट बैंक है एक जिसको वो कभी भी नाराज नहीं करना चाहते, उसका ही उसी की वजह से ऐसा करते। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट को, अगर आप जिम्मेदार हैं देश की सुरक्षा के लिए, आप जिम्मेदार हैं देश को बचाने के लिए पाकिस्तान से, तो आप क्यों करेंगे ऐसा? आप की सबसे पहला धर्म है भारत को बचाना, भारत के शहरियों को बचाना। कितने बम ब्लास्ट हुए देश में, कितने अटैक हुए? अब तो नहीं होते। कैसे फर्क हो गया? आप ही मुझे जवाब दो। मैं देश के लोगों पर ये छोड़ता हूं, आप ही बताओ। इतने सीरियल ब्लास्ट होते थे मुंबई में, दिल्ली में, सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते थे। इतने बम ब्लास्ट, ट्रांसिस्टर ब्लास्ट, मुंबई अटैक, कितना कुछ हुआ। चेन्नई, बैंगलोर, हर जगह अटैक हुआ, आप कोलकाता यू भी, नेम, हाँ, अयोध्या अटैक, अमृतसर, अक्षरधाम पंजाब, हर अटैक, जगह, हर जगह। और कितने लोग मारे? क्या वो जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी? उन लोगों को प्रोटेक्ट करना Absolutely. उनकी जिम्मेवारी नहीं है? और इस तरह के इंसिडेंट ना हो, ये जिम्मेवारी उस वक्त की सरकार की नहीं है? तो आप वोट बैंक को, आपने देखा बाटला हाउस इंसिडेंट हुआ, हाँ, सोनिया गांधी बोलती फेक एनकाउंटर था। कहते फेक एनकाउंटर। आप कैसे ऐसा बोल सकते? आप सरकार के मालिक हो, आपके इशारों पर सरकार चलती है। आप वो जो इंस्पेक्टर था जो शहीद हो गया, क्या नाम था उसका? I've forgotten the name, sir. क्या शर्मा, इंस्पेक्टर शर्मा, उसके लिए तो आंसू नहीं बहाए। बिल्कुल। आप टेररिस्टों के लिए जाते हो। तो आप, मुझे बहुत अफसोस है, आप कैसा ऐसा कर सकते हो? और अगर इस देश में अकाउंटेबिलिटी हो तो लोगों को पूछना चाहिए। सर अभी देखा जाए तो आफ्टर 2014 ऑलमोस्ट जीरो अटैक्स हुए इन द पास्ट 10 years ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू, बारिंग जम्मू कोई अटैक्स नहीं हुए, टेररिस्ट अटैक्स ऑल ओवर द कंट्री। रेस्ट ऑफ कंट्री में कोई नहीं, मेजर अटैक नहीं हुआ। हाँ, जम्मू में इंसिडेंट बड़े हैं पिछले, एक्सेप्ट जम्मू, आई वुड से सो। जम्मू में, कश्मीर में हालात बहुत कंट्रोल हुए हैं, बहुत कंट्रोल हुए हैं। लेकिन जम्मू में ISI ने, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, उन्होंने टैक्टिक्स बदला है, स्ट्रेटजी बदली है। और वो यहाँ का चूंकि सिक्योरिटी ग्रिड को थोड़ा वीकन हुआ था, फोर्सेस इंडो चाइना बॉर्डर पे गई थी, बहुत सारे RR यूनिट्स विड्रॉ हुए थे, SOG थोड़ी ढीली पड़ गई थी, VDCs कमज़ोर, तो उसका फ़ायदा लेकर, और जो गैप्स थे उसका फ़ायदा लेकर ये सारे अटैक इन्होंने प्लान किए, जिसमें अब लेकिन उनको भी कंट्रोल करने के लिए आपने देखा 3, 4, 5 जगह पर एनकाउंटर चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। बिल्कुल, अभी कठुआ में रिसेंटली हुआ अटैक, कठुआ में हुआ। तो अब उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार जो कर सकती है करने की कोशिश कर रही है। सर अभी हम अटैक की बात करें, सर अब अटैक की बात करते हैं तो उससे आप पे हुए हैं, आपके ऊपर सर खुद 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। सर आप प्लीज़ बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, हाउ होल थिंग्स पैन्ड आउट? ये ऐसा है, सिर्फ मेरे ऊपर अटैक नहीं हुए, बहुत सारे पुलिस अफसर जो JNK के मेरे कंपैट्रियट थे, मेरे साथ जिन्होंने जिस पीरियड में हमने नौकरी की, बहुत सारों पर अटैक हुए, बहुत सारे सीनियर अफसर जख्मी हुए। मैं यहाँ आपको बता दूं, JNK पुलिस के 1700 लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। 1700 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है और हजारों की तादाद में। एंड दिस इज जस्ट अ पुलिस, आर्मी की तो बात अलग है। आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ JNK पुलिस, सबका मिला के तो 5000 से भी ऊपर है, और 45,000 लोगों की जानें गई हैं JNK में, 45,000, जिसमें आई थिंक 20-25 हज़ार तो सिविलियन है, सिविलियंस होंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए।
JNK पुलिस की हम बात कर रहे थे, Right. 1700 लोग जख्मी हुए, जान कुर्बान की, और हजारों की तादाद में जख्मी हुए, जिसमें 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के लोग हैं। तो इट इज ए ऑफिसर लेड फोर्स। हाँ. JNK पुलिस की ये कुर्बानी देखकर 2003 में राष्ट्रपति दिल्ली से यहाँ आए हमारे एकेडमी में, शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में, और एक प्रेजेंट किया कलर्स टू JNK पुलिस। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि JNK पुलिस की इतनी बड़ी कुर्बानी है इस देश को इकट्ठा रखने के लिए। ये रिकग्नाइज करना चाहिए सबको। और अब आपका सवाल मेरे ऊपर जो अटैक, इस जैसे मैं कह रहा था बहुत सारों पर हुए, मेरे ऊपर खास पर 2-3-4 बड़े सीरियस अटेम्प्ट हुए। Yes. एक ये अटैक हुआ था, ये अगर I can see your hand, sir. ये Yes. हाथ पूरा कटा हुआ था, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। सर, आप और कितनी गोलियां बजी थी आपके हाथ पे? 15-17? I heard. नहीं, ऐसा है कि मैं DIG बारामूला था, और IG कश्मीर छुट्टी गए, और मुझे उस वक्त के पुलिस चीफ ने कहा आप IG कश्मीर का चार्ज होल्ड करेंगे। तो मैं वहाँ रात को 2-3 दिन कश्मीर में श्रीनगर में रुकना था। तो लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ी तो मुझे रात को वापस जाना पड़ा बारामूला। तो ऑपरेटर, उन दिनों हमारे पास मोबाइल नहीं होते, ऑपरेटर ने वायरलेस मैसेज किया बारामूला कंट्रोल रूम को कि हमारे DIG साहब वापस आ रहे हैं, तो आप खाना तैयार रखिए। वो खाना बहुत महंगा पड़ा मुझे। तो जब वो हम जा रहे थे तो वो इंटरसेप्ट टेररिस्टों ने कर लिया वायरलेस। तो वहाँ 2 ग्रुप 7-8 के ग्रुप्स, 2 सोपोर से 1 किलोमीटर दूर पहले आता है। अगर आप बारामूला रोड पर जाएं तो सोपोर क्रॉसिंग से पहले 1 किलोमीटर पुतखा गांव है, वहाँ उन्होंने गांव खाली कराया। दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें होती हैं उसके ऊपर UMGs फिट की थी, और उस पर हमारा जब मोटरकेड आया उस पर अटैक किया। और जो CRP का हेड कांस्टेबल गार्ड इंचार्ज था, उसका यहाँ गोलियां आई पेट में, उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई, यानी ही डाइड। और मेरे एक्चुअली मैं बुलेट प्रूफ कार में था अम्बेसडर। नॉट टू मेंशन उसको बुलेट प्रूफ होती है वो अगेंस्ट AK-47, बट नॉट मशीन गन। तो ये रिपीट फायर होता है, उससे पंक्चर हो जाता है। तो वो जो है एक गोली फ्रंट ग्लास से निकली और उसने ड्राइवर को यहाँ हिट किया, उसका कंधा लेफ्ट शोल्डर पंक्चर हो गया। दूसरी गोली निकली और मेरा हाथ काट दिया पूरी तरह। और फिर उन्होंने ग्रेनेड मारा, लेफ्ट साइड से ग्रेनेड का स्प्लिंटर गाड़ी के अंदर आ गया, क्योंकि जो खिड़की होती है उसका शीशा टूट चुकी थी, उसका वो जो क्रैक पड़ गए होंगे। वो जो लोहा होता है वो थोड़ा पतला होता है, उससे एक स्प्लिंटर आया, वो मुझे स्कल में पंक्चर कर गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, ब्रेन को डैमेज नहीं किया, स्कल में, और ब्लीडिंग होने लगी बहुत, हाथ से भी और सर से भी। और लेकिन वहाँ से अभी 10 किलोमीटर था बारामूला। तो माई वरी वाज कि ब्लीडिंग, ब्लड लॉस से डेथ हो जाएगी। तो आई पिक्ड अप, एक तो मैंने इंजर्ड हाथ से ड्राइवर इंजर्ड को कहा गाड़ी निकालो। मुझे दिमाग में आया कि यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख नहीं सकते, रात के 8:30 बजे का टाइम था, बारिश हो रही थी, अंधेरा था, आपको तो एनिमी दिखता नहीं है, राइट सर, और आप सिटिंग डक हो। तो मैंने उसको कहा कि गाड़ी निकालो किसी तरीके। तो उसने कोशिश की इंजर्ड हाथ से, लेकिन गियर लग गया और गाड़ी खींच गई। और अब वहाँ मैंने DC SP और SHO को मैसेज दिया कंट्रोल रूम के थ्रू कि आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर रेडी रखिए और डॉक्टर होना चाहिए। तो लकीली वो थे, जब मैं पहुंचा उन्होंने बोरी की तरह इसको सिया, जैसा रस्सी से बोरी को सीते, उनके पास लोकल एनेस्थीसिया नहीं था। oh God. और फिर मुझे वहाँ आर्मी जनरल आ गया, वो जनरल नागराज, उसने रातों रात डिप्लॉयमेंट की, कहा आपको श्रीनगर 92 बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। वहाँ ले गए, वहाँ ये स्प्लिंटर निकाला, और फिर नेक्स्ट डे मेरी वाइफ ने मुझे दिल्ली लिया और ये हाथ रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तो ये बहुत मेजर अटैक था। और वो एक्चुअली जब टेररिस्ट जो हैं वो मुझे किडनैप करना चाहते थे, लेकिन लकीली दरवाज़ा जो लेफ़्ट पीछे का था
वो लॉक था, तो दे कुड नॉट डू दैट। और इतनी देर में गाड़ी खिंच गई, और ये एक बड़ा अटैक हुआ था। इस तरह का एक दो अटेम्प्ट और भी हुए जब एसएसपी उधमपुर था या एसएसपी बडगाम था। तो अटैक्स तो हम सब पर सर आपने हुए। इस एनकाउंटर में कितनी बुलेट सर्वाइव की थी जो उनसे आपके ऊपर फायर हो मेरे रही ख्याल थी? सैकड़ों बुलेट्स लगी थी ओह गाड़ी, गॉड। सैकड़ों। मेरी गाड़ी तो पूरी बुरी तरह से डैमेज थी। तो लेकिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसलिए बच भी गए। हालांकि लेकिन गोलियां अंदर, आतंकवादियों ने स्पेशली मशीन गन रखी हुई थी बिकॉज दे मशीन, न्यू कि यू आर यस कमिंग इन अ बुलेट यस प्रूफ कार। यस। तो लेकिन बचाने, कहते मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो बिल्कुल। उसने बचा लिया। हम्म, जी जी। तो सर यार आई हैव जस्ट लॉस्ट द फ्लो क्योंकि आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे ना। सर जो उनसे बाकी तो इनकाउंटर उनके बारे में प्लीज़ बताइए ना। एक में एसएसपी उधमपुर था, तो हमारी पुलिस पोस्ट गोटा चसाना है, वहाँ अटैक हुआ था, और 11 पुलिस वाले थे। और वो रेंटेड बिल्डिंग, एक कच्चा घर था जिसको रेंट किया था। वहाँ पुलिस पोस्ट हमारी वो नहीं थी, पक्की नहीं थी, राइट। और पुलिस की बिल्डिंग नहीं थी, प्राइवेट किसी की कोठे को हायर किया था। और उस पर टेररिस्टों ने हमला किया, और उसमें 11 में से 5 लोग जख्मी हो गए। तो मैसेज आया तो हम रात को 2-3 बजे ये मैसेज आता है। फिर हमने हेलीकॉप्टर सवेरे जैसे ही रोशनी हुई लिया, और हम गए, तो हमारे ऊपर रॉकेट फायर हुए। वो बेसिकली हेलीकॉप्टर जिसमें हम आए उसको उड़ाना चाहते थे। ओके। तो हेलीकॉप्टर, लेकिन वो रॉकेट दोनों जो थे वो हेलीकॉप्टर को हिट नहीं किए, वो निकल गए, मिस कर गए। और उसके बाद उन्होंने स्नाइपर से फायर करना शुरू किया, और वहाँ पायलट और को पायलट साथ बैठे थे। तो मैंने इंजर्ड लोगों को उसमें डाला, कि उनको कहा इनको उधमपुर ले जाओ, बेस हॉस्पिटल या जम्मू ले जाओ। लेकिन पायलट कह रहा था आप भी साथ आओ। मैंने कहा नहीं, आप इनको इंजर्ड को ले जाओ। इतनी देर में को पायलट को गोली लगी। टेररिस्ट ऊपर पहाड़ पे बैठे थे, तो वो उसको पंक्चर करता हुआ स्किन गया, तो ब्लीडिंग होने लगी। तो पायलट पैनिक्ड और ही टुक ऑफ। तो इस तरह के भी अटैक हुए। एक एज एसपी बडगाम बहुत सीरियस अटैक हुआ था, कि वो ये बेसिकली ट्रैप था। 1990s की बात है। एक डेपुटेशन आता है आरीजाल से। आरीजाल हमारे बडगाम का एक हिली एरिया है, तो बीरवा तहसील में। तो वहाँ से कोई एक डेपुटेशन आता है फ्राइडे को, कि सर आपने हमें टेररिस्टों के हवाले छोड़ दिया, आप आते नहीं, आप भी नहीं आते, डीसी भी नहीं आते। तो मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया कि हम दोनों चलते हैं, मंडे को चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को, मैं और डिप्टी कमिश्नर चलने ही वाले थे कि मुझे मैसेज आता है वायरलेस पे कि आपकी कोई ऑपरेशनल मीटिंग है। मेरे बॉस से, डीआईजी कश्मीर से आया कि आपको पटन जाना है, आप जल्दी आइए, वहाँ सीआरपी में कोई मीटिंग है। तो मैं बजाय उधर जाने के चला गया। मेरे पीछे से डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी डीआर और एक एसएचओ। उन्होंने सोचा कि एसएसपी साहब ऑपरेशनल मीटिंग में चले गए, हम चले जाते हैं वहाँ। वो जब जा रहे थे तो रास्ते में उन पर JKLF, उन दिनों 90s की बात है, JKLF मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, ये सोचकर कि मैं और डीसी उसमें गाड़ी में। ओके। उसमें डीएसपी डीआर मारा गया, कदीर शाह था। डीएसपी हेडक्वार्टर इंजर्ड हो गया, एसएचओ मर गया। गॉड। तो इट वाज ए मैसिव अटैक। और आप तो लकीली बच गए सर। वो बेसिकली अटैक हमारे लिए था, लेकिन ऊपर वाले ने बचाया। ऊपर वाले जाको राके क्या है, क्या पूरी लाइन है? मार सके बिल्कुल। न कोई, जाको राके साईं गॉड। है। तो सर हम सर जैसे अभी बात कर रहे थे, आपको सर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला फॉर गैलेंट्री। तो सर उस टाइम पे कैसा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन किया था सर जिसके कारण आपको? देखो ऐसा है कि ऑपरेशनल काम के लिए रिकग्निशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं भी मिल। आप राइट सर। बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन नहीं, कई बार नहीं भी मिलती है। राइट सर। क्योंकि उस तरह से देखा जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी इस तरह की निकल गई। तो हमारी तरह जो बाकी हमारे ऑफिसर हैं उनका भी बहुत सारों को उस वक्त इतना इजीली मिलता नहीं। बट ये ऑपरेशन जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बीएसएफ के साथ हमने सौरा इलाका है श्रीनगर में, मैं डीआईजी श्रीनगर था,
वहाँ ऑपरेशन किया था। कुछ सिविलियन को टेररिस्टों ने हॉस्टेज लिया था, तो उनको छुड़ाना था। उसमें अंदर बीएसएफ को लीड करके और उस घर में घुसकर उनको छुड़ाना, उस ऑपरेशन के लिए मुझे गैलेंट्री मेडल मिला था। वो बहुत मतलब अपने आप को जोखिम में डालने वाली बात थी। राइट सर। और लोग, लेकिन सिविलियन को बचाना बहुत ज़रूरी था, तो ये अटैक हुआ। इस तरह आपको मैं बता दूं, जो मैं उधमपुर का बता रहा था, आपने नाम सुना होगा विलेज डिफेंस कमेटीज़। यस सर। विलेज डिफेंस कमेटीज़ एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें सिविलियंस को हथियार दिए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 1995 की बात है। हमको, मैं एसएसपी उधमपुर था, तो एक माहौर तहसील हमारी पड़ती है, वो रियासी, आज रियासी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है, उन दोनों रियासी हमारा सब डिवीज़न था उधमपुर का। तो उसी में एक गांव था बागनकोट, पहाड़ी पे पड़ता था। तो वहाँ इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ टेररिस्टों ने अटैक किया है माइनॉरिटी पर, और वहाँ 2 सिविलियन, पन्नू राम और एक और था, उसको मार दिया, और 2 टेररिस्ट भी मारे गए। तो जब मैं मौके पे गया तो लोग नीचे पहाड़ से आए थे, गरीब लोग थे, बिल्कुल कपड़े फटे हुए, चप्पलें नहीं थी। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 आदमियों को टेररिस्टों ने मार दिया, उनके पास AK-47 राइफल थी, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं था। मैंने कहा 12 बोर भी नहीं है? कहते 12 बोर भी नहीं थे। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते हमने कुल्हाड़ी और दराटी, कुल्हाड़ी होती है जो पेड़ काटने के लिए, दराटी घास काटने के लिए, राइट। उससे हमने टेररिस्टों पर हमला किया और 2 टेररिस्टों को मार दिया। वाओ। मैंने कहा बड़ी बहादुरी का काम है। तो मैंने तो सबसे पहले वो 2 आदमी जिनको मारा टेररिस्टों ने, उनकी बेटियां ही थी, बेटे नहीं थे, दोनों बेटियों को कांस्टेबल लगाया उधर ही ऑन स्पॉट, और वो डिमांड करने लगे कि हमें हथियार अगर होते तो हमने सारे टेररिस्टों को मार देना था। तो मुझे दिमाग में आया कि इनको हथियार देना बड़ी अच्छी बात है। तो उस वक्त मैंने, वायरलेस मोबाइल होते नहीं थे, परमिशन ली पुलिस हेडक्वार्टर से, उन्होंने कहा गो हैड। तो 10 राइफलें पुलिस लाइन से मंगाकर उनको दी, और वो पहली विलेज डिफेंस कमेटी बनी। उनको ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, एमुनिशन दिया, और वो BDC बनी। बाद में गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला कि हर एक सेंसिटिव विलेज में DC और SP यहाँ विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाएंगे, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग होंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग नहीं होने चाहिए, उनको हथियार दिएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो इस तरह से काम करेंगे। और वो VDC एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट बनी। अगर वो नहीं किया जाता तो जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया, पाकिस्तान का वही प्लान था कि जम्मू के पहाड़ी इलाके से भी माइनॉरिटी हिंदू को भगा दिया जाता। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी रात रात पर टेररिस्टों से लड़कर। कई VDCs तो ओवर रन हो गई एमुनिशन कम होने की वजह से, और बहुत सारों ने रात रात, क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, ये जो पीर पंचाल एरिया है जम्मू रीजन का, इसमें बहुत सारी, एक गांव इस पहाड़ी पे, दूसरा गांव इस पहाड़ी पे, तो आप बहुत सारी जगहों पे पुलिस और आर्मी और CAPF पहुंचने में 4-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक ही रोड होता है पहाड़ी इलाके में। राइट। हर गांव कनेक्टेड नहीं है, जिस तरह कश्मीर वैली है। जम्मू में इतनी सड़कें नहीं हैं, तो आपको पैदल चलना है, तो आपको 5-5 घंटे लग जाए। तो तब तक होल्ड करने के लिए लोगों के पास हथियार होने चाहिए। तो बहुत काम आया, बहुत सारों ने टेररिस्टों को मारा भी, और ये बहुत बड़ा रोल था VDCs का माइग्रेशन रोकने में। और सर आपका जब गैलेंट्री अवार्ड मिला सर, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ व्हिच ऑपरेशन? ये जो मैंने श्रीनगर का बताया, श्रीनगर के, जो ठीक है। BSF के साथ किया था, उसको सिविलियन हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए। ओके सर। सर अगर हम बात करें इन योर लेटर डेज व्हेन यू वर एक्चुअली DGP, सर 2016 के टाइम पे बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ, मैसिव अप्रोर इन द होल कंट्री जब बुरहान वानी को फांसी की सज़ा सुनाएगी। तो सर कश्मीर के हालात बड़े ख़राब थे। तो सर एट दैट टाइम यू वर इन चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो सर कैसा माहौल था उस टाइम पे? देखो, बुरहान वानी जो है वो आई थिंक 7 या 8 जुलाई 2016 में मारा गया एक ऑपरेशन में।
और उस वक़्त बहुत बड़ा बवाल हो गया कश्मीर में। जिस तरह 90s जैसे हालात थे, पूरा कश्मीर बाहर सड़कों पे आ गया, जलूस, जलसे, पथराव। एक जगह पे 10-10, 15-15 पुलिस वाले जख्मी होते थे। माय और गॉड। एट एनी वन डे कश्मीर में 50-60 जगह पे पत्थरबाजी होती थी, 50-60 जगह पर। और बहुत हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ एरियाज तो लिबरेटेड जोन बन गए, खासकर साउथ कश्मीर में। ये शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, ये जो बेल्ट थी, अनंतनाग, इस इलाके में ये जो हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और बहुत सारे लिबरेटेड जोन हो गए। फोर्सेस बाहर नहीं निकलती थी, जो निकलती थी उस पर पत्थरबाजी होती थी। आर्मी, सीआरपीएफ कैंपों के अंदर ही रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि पत्थरबाजी होती थी, फिर गोली चलती थी, सिविलियन कैजुअल्टी होती थी। तो कोशिश यही थी कि तो ये सिविलियन कैजुअल्टीज़ मिनिमाइज हों। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। तो मुझे जुलाई में ये हुआ, अगस्त सितंबर 7 या 8 सितंबर को स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया और उसके 2 महीने बाद मुझे डीजीपी का चार्ज मिला। तो एक मेरे सामने चैलेंज था कि इसको कैसे हालात को नॉर्मल लाया जाए। तो पुलिस कंट्रोल रूम से रोज सिचुएशन, शाम को मीटिंग होती थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी सब बैठ के सभी डीएमएसपी से सिचुएशन रिपोर्ट लेते थे। लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि मैंने देखा कि ऐसे तो काम होगा नहीं। तो मैंने आर्मी जो जियो कोर कमांडर थे उनको मैंने कहा, साथ में सीआरपी के जो चीफ थे, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए, हम बारी बारी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। तो उन्होंने रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट की रोड थी वो सारी खोद दी थी जेसीबी लगा के, और उसमें जो बिजली के पोल डाले थे, पेड़ काट के डाले थे। अगर उनको हटाने की पुलिस कोशिश करती थी, उस पर पत्थरबाजी होती थी, आप गोली चलाते थे, लोग टीयर गैस चलाते थे। तो इस तरह से बहुत हालात बिगड़े हुए थे। तो जब हमने जाना शुरू किया, उससे रास्ते खुले, डिस्ट्रिक्ट जो लिबरेटेड जोन थे वो ख़त्म हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट खुलने के बाद हमने सब डिवीज़न और तहसीलों के लेवल तक और पुलिस स्टेशन लेवल तक हमने सारा मूवमेंट स्टार्ट की। आर्मी की, सीएपीएफ की, पुलिस की, सबकी मूवमेंट जब होने लगी तो थोड़ा बेटर होने लगा, नॉर्मल सी आने लगी। और हज़ारों एफआईआर देनी पड़ी, हज़ारों, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मे बी 5 to 7,000 एफआईआर देनी पड़ी। और मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करना पड़ा, जो स्टोन पेल्टर थे या स्टोन पेल्टिंग को इंस्टिगेट करने वाले थे, उनके रिंग लीडर थे, उनको अरेस्ट किया, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन किया और बाहर जेलों में भेजा। और इस पीरियड में बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ा। उससे आहिस्ता आहिस्ता हालात थोड़े कंट्रोल में आए। और इस दौरान क्या हो गया कि टेररिस्टों के नंबर, चूंकि 5-6 महीने ये जो हालात डिस्टर्ब रहे, जो लॉ एंड ऑर्डर बना रहा, तो एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं हुए, तो उसकी वजह से बहुत सारे टेररिस्ट का नंबर स्वेल हो गया। बहुत सारे, मतलब जहाँ 200-300 था वो 2000 पहुंच गए। तो इट वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल। अल्टीमेटली आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन ऑल आउट। यस सर। 2017 में उस वक्त के जो कोर कमांडर थे, मैंने और सीआरपी के जो चीफ थे और सीएपीएफ के बाकी चीफ, सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो टॉप कमांडर थे, पहले 10, उनकी लिस्ट बनाई और उनको टारगेट, उनके बारे में टोटल फोकस, उनके बारे में जेएनके पुलिस इंफॉर्मेशन निकालेगी और आर्मी और सीएपीएफ की सुपीरियर टैक्टिकल एंड फायर पावर का इस्तेमाल किया गया और ये ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया और उनको टारगेट किया, टॉप कमांडर्स, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, और इस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो आज तक चल रहा है। और इस सब को बहुत सारों को न्यूट्रलाइज किया, हज़ारों की तादाद में, और ये सारा रिजल्ट आपके सामने है, देश के सामने। सर दुख की यह बात ये है कि जितने भी ये स्टोन पेल्टर्स थे, 11-10, मैं खुद न्यूज़ देखता था उस टाइम पे। आई वाज इन +1 +2 एट दैट टाइम 2016। तो उस टाइम पे बहुत बुरा हालत दिखता था कि पत्थरबाजी हो रही है, आर्मी का बुरा हाल था कि जहाँ पे भी जाओ कुछ नहीं कर सकती थी आर्मी, पुलिस भी। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लगता है कश्मीर का इज गेटिंग इंक्रीजिंगली रेडिकलाइज्ड? इट हैज़
लार्जली बीन रेडिकलाइज्ड। बहुत ज़्यादा लोग मैं जैसे कह रहा था, पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर 47 से ही काम कर सर रहा है। आज की सिचुएशन और क्या है? हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी सॉफ्ट सेपरेटिज्म प्ले करते हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कोई भी हो। आई वांट टू टॉक अबाउट महबूब ये पीडीपी तो महबूबा मुफ्ती। वो भी सॉफ्ट ये जो है सॉफ्ट सेपरेटिज्म इस्तेमाल करते हैं। उनका पॉपुलर वोट बैंक है साउथ कश्मीर में ख़ास तौर पर, और इस इलाके में उस और कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट जो लोकल पार्टीज़ हैं पीडीपी एनसी में, टू गेट दीज वोट्स। इस वोट बैंक के चक्कर में ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म प्ले किया जाता है। एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं नेशनलिज्म के अगेंस्ट। जैसे आपने कल परसों ही सुना होगा वो जो हिजबुल्ला का चीफ नजरतुल्लाह शाह। नजरुल्लाह, हाँ, उसकी सर डेथ पे ये महबूब मुफ्ती ने आप स्टेटमेंट पास की कि आउट ऑफ प्रोटेस्ट वी विल नॉट, भाई आपको क्या हमदर्दी है हम नसरुल्लाह कैंपेन के नहीं लिए? करेंगे। नसरुल्लाह एक दुनिया का हिजबुल्लाह इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। organization of the world. हाँ, और Hezbollah is responsible and Nasrullah is responsible as their leader for killing of thousands of people. आप दोबारा कश्मीर को उस तरफ लेना चाहते हाँ, हो, and out यंग of लड़कों को दिखाना चाहते कि वो नसरुल्लाह हीरो है। एक लड़की वहाँ प्रोसेशन में स्लोगन लगा रही थी, हर घर से कश्मीर से नसरुल्लाह निकल। मतलब आप कश्मीर को नसरुल्लाह हिजबुल्लाह बनाना चाहते हो। बिल्कुल। तो क्या 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 चीप पॉलिटिक्स आप वोटों के लिए, चंद वोटों के अभी लिए। सर रिसेंटली आई थिंक हफ्ता पहले कठुआ में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बशीर अहमद की डेथ हुई है। जी, उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाया। कोई वो उसकी बेचारा मॉर्निंग पे इधर काओग में बिलावर तहसील कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर में हमारा जवान है, वो हमारा बच्चा है। उसको माँ बाप का बच्चा नहीं है, उसकी माँ बाप नहीं है। अच्छा वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम उम्मा की बात करो, वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। नॉट अ सिंगल वन केम टू मोर्न हिम। तो नसरुल्लाह, मतलब आप कश्मीरी बच्चों को दिखा रहे हो, अपने बच्चों को तो आप बनाते हो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इन लाइन, नेक्स्ट एमएलए एमपी मिनिस्टर, और गरीबों के बच्चों को लगाया गन के उस तरफ। तो व्हाई आर यू रूइनिंग द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी? सर आज गरीबों के बच्चे। यही हाल पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ मुझे बताओ जो पाकिस्तान में सेटल्ड है? कोई नहीं है। सब अपने बाहर निकल गए पैसे इकट्ठे करते हैं, बच्चों को बाहर भेज बच्चों को लंदन वगैरह चले आईबी जाएंगे। कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वहाँ घर ड्यूल सिटीजनशिप रखी है, और घर जो है दुबई, लंदन, कनाडा, यूएस से वहाँ चाहिए। और अपने बच्चे को जिहादी नहीं बनाता कोई। टेल मी वन आर्मी जनरल। कोई नहीं और है, सारा ये खुद जिहादी है। सारी इंडस्ट्री जो चला रहे हैं पाकिस्तान के फौजी जनरल चला रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल वो चलाते हैं। सारा बर्बाद कर दिया पंजाब और जम्मू कश्मीर सर ड्रग एडिक्ट में। आज टुडे जेएनके में इलेक्शन चल रहे हैं अभी, इन द नेक्स्ट 3 days आई थिंक रिजल्ट भी आ जाएगा। सर आपको क्या सिचुएशन लगती है? मुझे लगता इट इज नॉट होपफुल। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, लेकिन क्या होगा ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी होगी कश्मीर में, और पीडीपी भी कुछ सीटें लेगी, बहुत दुख और की बात है कांग्रेस सर भी ये। कुछ सीटें लेगी। बीजेपी और इज जम्मू लूजिंग बिग में टाइम। बीजेपी विल बी द बिगेस्ट पार्टी, बट जम्मू से भी कुछ कांग्रेस की सीटें निकलेंगी। तो यहाँ मिक्स हंग टाइप ही होगा। आई डोंट नो क्या बाद में। आपको सर कोई सोल्यूशन दिखता है इन द कमिंग इयर्स? ये टेररिज्म, ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, अगर हम देखो इस तरह से ये सेपरेटिज्म और टेररिस्टों को हीरो बनाते रहेंगे तो मुझे फ्यूचर बहुत ब्लीक दिखता है। क्योंकि आप अपनी आने वाली पहले ही 2 जनरेशन बर्बाद हो गई। कोई घर नहीं बचा जम्मू कश्मीर में जिसमें मौत नहीं हुई हो। लोगों ने अपने को खोया है, माओ ने अपने बच्चों को खोया, बहनों ने अपने भाई को खोया। अब फिर हम वही उसी गन कल्चर में बड़ी मुश्किल से हालात कश्मीर में ठीक हुए थे। आज कश्मीर में 2 नंबर्स में टेररिस्ट रह गई, जब एक टाइम पे हमने देखा है हजारों टेररिस्ट होते थे, 3-3, 4-4 हजार टेररिस्ट होते थे। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है
370 जिम्मेवार है या जो भी चीज़ जिम्मेवार, सिक्योरिटी ग्रिड जिम्मेवार है या लोगों का साथ जिम्मेवार है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज 2 डिजिट में टेररिस्ट रह गए, मतलब 30 40 50 60 इतना ही। तो कितना आप ऐसा चीज़ें करो ताकि ये भी जो बचे हैं ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान को लताड़ो जम के सब, क्योंकि वही चलाता है सब कुछ। और अगर हम उनको ग्राउंड नहीं देंगे, हमारे मदरसाज में आज भी अगर रेडिकलाइजेशन होती है, आज भी आप बताते हो कि काफिरों को मारना है, अगर आप इस तरह की पढ़ाई, देश को तोड़ना है, अब मुझे उसके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। तो अगर वही चीज़ें बताई जाएंगी तो फिर आप आने वाला फ्यूचर सिटीजन जो भारत के हैं, वो चाहे कश्मीर में हो, यूपी में हो, केरला में, बंगाल में हो, आप क्या पैदा कर रहे हो। और भारत में मेरे हिसाब से लाखों मदरसे चलते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो पूरे देश में किसी ने इसके बारे में सोचा है कि इनका क्या करना है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे मदरसा बंद कर दिए और वो कह रहे हैं मैं बाकी के भी बंद कर दूंगा और मुझे अपने मुस्लिम लोगों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ना कि मौलवी बनाना है। आई विश अदर चीफ मिनिस्टर्स आल्सो थिंक दैट वे। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन दीजिए, लेकिन वो दीजिए जो आपके जो इबादत के लिए काम आए, नॉट स्प्रेड हेटरेट। तो उसका ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट रिलीजियस लीडरों को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या हमें, भारत इतनी बड़ी संस्कृति से हम आते हैं, हमें क्या क्या हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदेह है, हमें नहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को, क्योंकि यही फ्यूचर सिटीजन है। हम तो मर जाएंगे कुछ सालों के बाद, इन्होंने ही आगे भारत को संभालना है। क्या आप स्टोन पेल्टर पैदा करना चाहते हैं? क्या आप टेररिस्ट अलकायदा आईसिस बनाना चाहते हैं? क्या आप आने वाला भारत में ऐसे बच्चों को चाहते हैं जो भारत का बेड़ा गर्क इसको तोड़ने में लगेंगे? दुश्मनों से मिलके इस भारत को वही गजबाए हिंद करना है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है गजबा हिंद सबको सर। पाकिस्तान पढ़ाए, ठीक है, आप भी यही पढ़ा रहे हो और गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट पैसे देती है, गवर्नमेंट फंडेड एक्चुअली, गवर्नमेंट ब्लड फंड कर रही है मदरसास को, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि गजबा हिंद करना है। उसमें ना सुप्रीम कोर्ट बोलती है, एब्सोल्युटली ना आपकी हाई कोर्ट योगी कोई स्टेप ले ले, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे लगा देगा। हाँ, तो आप लोग क्या देख नहीं रहे कि कोर्ट्स क्या कर रही हैं? कोर्ट्स को भारत का फ्यूचर यही दिखता है कि अलकायदा बनाना है और आईसिस बनाना है, तो आप उसमें तो आप पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते हो। सर हिमंता बिस्वा है, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे थे वो, कि अगर डेमोग्राफिक चेंजेस जैसे चल रहे हैं कि मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इट इज़ अ इशू ऑफ लाइफ एंड डेथ कि अगर इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है और मुस्लिम ओवरटेक कर देते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज इन द कंट्री। उसने ये चीज़ बोली। सो हाई कोर्ट में भी एक जज है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें एक जज ने भी रिमार्क दिया कि अगर ऐसा चलता रहा तो वी विल कम, हिंदूज विल बी अ बिगेस्ट मिनॉरिटी इन द कमिंग डेज, वी विल बी अ मिनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने सर हाई कोर्ट जज के रिमार्क्स एक्सपंज करा दिए। एक्सपंज इन द सेंस कि उसको डांटा कि ऐसा रिमार्क क्यों दिया। देखो ऐसा है, हाँ, उसके रिमार्क्स को खारिज करके उसको डांट लगाई कि ऐसा रिमार्क नहीं देना चाहिए। ऐसा है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, आप यूरोप की हालत का तो बहुत बुरा हाल है। आप यूरोप में आज क्यों राइट विंग हर कंट्री में राइज कर रहा है, इसीलिए यही कारण है। और जिस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है यूरोप में माइग्रेशन से एंड आल्सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, और उसी तरह का कार्रवाई भारत में भी हो रही है। यहाँ रोहिंग्याज भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी, कोई एस्टिमेट कहता 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। अगर इस तरह से लोग आएंगे, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट और कुछ नहीं भारत सरकार भारत सरकार को जिम्मेवार बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि आप किस तरह से रोक सकते हो, ये टेक ऑल स्टेप्स। दूसरा, अगर इस तरह से आप, आज मैं ऑलरेडी देख रहा था 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। तो आप गजबा हिंद अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश,
से पढ़ाया जाता है और आपके मदरसों में भी पढ़ाया जाता है, तो आप एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे हो जो सिर्फ गजबा हिंद करना चाहती है। तो अल्टीमेटली आप कहाँ जा रहे हो? आप देश को, अगर जो ओरिजिनल संस्कृति है भारत की, सनातन, उसी को ख़त्म कर रहे हो। अल्टीमेटली कहाँ से गजबा हिंद हो रहा है? उसी को खा के। बिल्कुल। तो चाहे वो इब्राहिम रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी भी, कन्वर्शंस आप पंजाब में देखिए किस बहुत तरह से बुरा हो हाल रही है है। सर पंजाब का तो। आप बाकी जगहों पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए। तो अगर इसको नहीं रोका गया और लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स नहीं ली गई सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये आने वाले 50-100 साल में भारत आज का भारत नहीं रहेगा, ये बर्बाद हो जाएगा और लोग गजबा हिंद वाले इसका गजबा कर देंगे। ऑलरेडी होता हो दिख रहा है सर, देखा जी। जाए तो। वैसे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। it was a God bless. very knowledgeable interview for me sir, very courageously you spoke your mind. I'm truly honored sir, thank you so much. Thank you. God Okay bless. sir.